राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए आज हमारा चौथा मॉडल पेपर है, जिसके अंदर हम राजस्थान भूगोल से संबंधित पिछले एग्जामों में आए हुए प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है आज का कि थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? बरखान, सम, रण या फिर खड़िन। तो अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को बरखान कहा जाता है। ठीक है, बरखान क्या होते हैं? सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप कौन से होते हैं, तो बरखान जो है वो सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप होते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि मरुस्थलीकरण को जो सर्वाधिक प्रभावित है वो बरखान बालू का स्तूप करते हैं। ठीक है, मानो अगर पूछे कि सर्वाधिक जो मरुस्थलीकरण है वो कौन से बालू का स्तूपों के कारण होता है, तो वो बरखान के कारण होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह सर्वाधिक गतिशील होते हैं, तो ये आगे बढ़ते जाते हैं, इसलिए मरुस्थल जो है वो भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो मरुस्थल को बनाने में सर्वाधिक योगदान जो है वो बरखान बालू का स्तूप का होता है। अगर इनकी बात करूं कि बरखान बालू का स्तूप है वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो देखो भालेरी चूरू के अंदर जो है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर अन्य क्षेत्रों की बात करूं तो जैसे गंगानगर के सूरतगढ़ हो गया, ठीक है, लोणकरणसर बीकानेर, ठीक है, बाड़मेर बालोतरा, ओसिया जोधपुर, ठीक है, डीडोना कुचामन में बरखान बालू का स्तूप है वो पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक अन्य बात आपको और ध्यान में रखनी है, क्या है कि बरखान बालू का जो स्तूप होते हैं ना, उनकी जो ये क्या होते हैं कि मंद पवनामुखी ढाल होती है। ठीक है, क्या होती है? मंद यानी कम पवनामुखी, यानी पवन की दिशा जो है ना, पवन जैसे पवन की दिशा इस तरफ आ रही है ना, तो इस तरफ इनकी ढाल जो है वो कम होगी। ठीक है, इस तरफ जो इनकी ढाल है वो कम होगी। ठीक है, और पवनाभिमुखी यानी पवन की दिशा के विपरीत इस तरफ जो है वो ढाल जो है वो सर्वाधिक होगी। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि पवन की दिशा के पवनामुखी यानी पवन की दिशा के समान जो है वो ढाल कम होगी और पवनामुखी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, इस प्रकार से पवनामुखी जो ढाल है वो ज्यादा होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि बरछान या फिर बरखान क्या है? तो अभी हमने पढ़ा कि रेत के टीले हैं बरखान। ठीक है, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को बरखान कहा जाता है, जो मरुस्थल को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं, और सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप जो है वो बरखान ही होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? बरखान जो है वो पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ओसिया जोधपुर, भालेरी चूरू, देशनोक बीकानेर या दांता रामगढ़ सीकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, ओसिया जोधपुर के अंदर भी मिलते हैं। ठीक है, भालेरी चूरू, ठीक है, भालेरी चूरू के अंदर भी जो है वो ये मिलते हैं। ठीक है, देशनोक बीकानेर और दांता रामगढ़ सीकर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक, दो और तीन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दांता रामगढ़ सीकर के अंदर जो है वो बरखान बालू का स्तूप नहीं मिलते हैं, बाकी तीनों जगहों पर जो है वो बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि बरखान स्थलाकृति किस भौतिक विभाग से संबंधित है? पर्वतीय प्रदेश, पठारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश या फिर मरुस्थलीय प्रदेश। तो देखो, बरखान एक बालू का स्तूप है, तो मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सीफ है। सीफ क्या है? देखो, सीप क्या होता है? एक प्रकार का बालू का स्तूप है, लेकिन किस प्रकार का बालू का स्तूप है? देखो, क्या होता है कि बरखान क्या होता है? अर्धचंद्राकार होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि बरखान के जो निर्माण के दौरान क्या होता है, जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है ना, ठीक है, तो क्या होता है कि एक भुजा जो है वो आगे बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है, तो बरखान की भुजा जो है वो आगे से बढ़ जाती है, उसको सीप बोला जाता है। ठीक है, यानी जब बरखान का निर्माण होता है ना, ठीक है, मान लीजिए ये बरखान है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि पवन की दिशा में परिवर्तन होता है, तो एक दिशा जो है वो आगे बढ़ जाती है, इसलिए इसको सीप कहा जाता है। सीप क्या है? एक प्रकार का अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है। ठीक है, सीप क्या है? एक प्रकार का अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है। ठीक है, और बरखान जो है वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का एक प्रकार है। ठीक है, बरखान जो है वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का प्रकार है, और सीफ क्या है? एक अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप का प्रकार है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सा बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं? प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं। सीफ, पैराबोलिक, बरखान या फिर अनुप्रस्थ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीफ जो है क्या होते हैं? पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? बरखान,
पर्यावलिक, अनुदैर्ध्य या फिर अनुप्रस्थ। तो जैसलमेर के अंदर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो है वो दो ऑप्शन सही हैं। जैसलमेर के अंदर क्या हो जाएगा कि पर्यावलिक और अनुदैर्ध्य जो है वो दोनों बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, 2 और 3 जो है वो दोनों ही आंसर है वो होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बरखान व सीप, बरखान व पर्यावलयी, बरखान व पवना विमुख रेखीय, पर्यावलयी एवं वनस्पति युकी रेखीय। तो देखो पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो है वो किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, बरखान और पर्यावलयी जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पटी पड़ी है। ठीक है, यानी सर्वाधिक जो बालू का स्तूप है वो किस प्रकार के पाए जाते हैं, पावनानुवर्ती, अनुप्रस्थ, बरखान या फिर पैराबोलिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैराबोलिक। ठीक है, सर्वाधिक जो बालू का स्तूप है वो किस प्रकार के हैं, पैराबोलिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, बीकानेर में जो है वो सर्वाधिक पैराबोलिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के पश्चिम मरुस्थल में सबसे प्रमुख अधिकांशतः बालू का के स्तूप हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। ठीक है, ड्यून मुक्त ट्रैक्ट ठीक है, इसका क्या मतलब है, यानी माफी चाहता हूं बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, इंग्लिश में है तो आप कंफ्यूज मत होना, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र बोल रहा है। ठीक है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, ड्यून मुक्त ट्रैक्ट कहां पर पाया जाता है, पाली, जालोर, बाड़मेर जयपुर में, जोधपुर, नागौर, सीकर, चूरू सीकर में, हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंझुनू जयपुर में या फिर बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण। ठीक है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है लाठी सीरीज क्या है, भूमिगत जल पट्टी है, वन संरक्षण कार्यक्रम है, सेवन घास पट्टी है या फिर उपयुक्त सभी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाठी सीरीज क्या है, एक भूमिगत जल पट्टी है। ठीक है, ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसलमेर से पोखरण, ठीक है, वह मोहनगढ़ तक पाकिस्तान की सीमा के सहारे एक जल भूगर्भित जल पट्टी है। ठीक है, जिसको लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर लाठी सीरीज के अंदर क्या पाया जाता है, चांदन नलकूप। ठीक है, चांदल नलकूप वह ठीक है पाया जाता है, जिसको थार का गड़ा कहा जाता है। ठीक है, कहां से कहां तक है, जैसलमेर से पोखरण व मोहनगढ़ तक। ठीक है, जैसलमेर से पोखरण व मोहनगढ़ तक। ठीक है, नेक्स्ट है कि थार का गड़ा किसे कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा कि चांदन नलकूप जो है वो, ठीक है, चांदन नलकूप को थार का गड़ा कहा जाता है। ठीक है, जो लाठी सीरीज क्षेत्र के अंदर, जैसलमेर के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है कि जिस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है वह है। ठीक है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है, बाड़मेर में, जैसलमेर में, चूरू में या फिर सीकर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर में है। ठीक है, राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान कहाँ पर है, जैसलमेर से जो है वो 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, क्या है 18, इसमें क्या मिला है, 18 करोड़ वर्ष पूर्व जो है वो सागरीय जीवाश्म पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि जैसलमेर स्थित आक्कल काष्ठ जीवाश्मों की आयु लगभग कितनी मानी गई है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि कितनी मानी गई है, 18 करोड़ वर्ष पूर्व की मानी गई है। ठीक है, जो जैसलमेर के अंदर जो आक्कलवुड फॉसिल पार्क है उसके अंदर जो जीवाश्म मिले हैं उनकी आयु कितनी पुरानी है, 18 करोड़ वर्ष पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में आक्कल काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है, गढ़सीसर में, आक्कल में, तनोट में या फिर लोद्रवा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आक्कल जैसलमेर के अंदर स्थित है। ठीक है, आक्कल जैसलमेर के अंदर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है, मध्य अरावली का गिरिपाद क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र या फिर शेखावाटी क्षेत्र। तो देखो आंतरिक प्रवाह के लिए जो है वो शेखावाटी क्षेत्र जाना जाता है। ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र जो है वो आंतरिक अपवाह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लूणी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भूआकृति क्षेत्र का एक भाग है। लूणी बेसिन पूर्वी मैदान का भाग है, पश्चिमी मरुस्थल का भाग है, अरावली
पहाड़ी प्रदेश का भाग है या फिर दक्षिण पूर्वी पठार का भाग है? तो देखो, लूनी बेसिन जो है वो किसका भाग है? वो भाग है पश्चिमी मरुस्थल का, ठीक है, पश्चिमी मरुस्थल का। नेक्स्ट है कि गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है लूनी जवाई बेसिन, घग्गर का मैदान, चंबल बेसिन या फिर काली सिंध बेसिन। तो देखो, गोडवाड़ प्रदेश को जो है वो लूनी जवाई बेसिन भी कहा जाता है, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है? गोडवाड़ प्रदेश है, ठीक है। गोडवाड़ प्रदेश भी इसको कहा जाता है, लूनी नदी और जवाई बेसिन को। नेक्स्ट है कि कौन सा राजस्थान के अर्धशुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? अर्धशुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, जोधपुर उच्च भूमि या फिर घग्गर का मैदान। तो देखो, अर्धशुष्क मैदान के अंदर जो है वो देखो 4 भाग सम्मिलित हैं, ठीक है। नाग जोधपुर उच्च भूमि सम्मिलित नहीं है, इसकी जगह पर कौन है? नागौरी उच्च भूमि शामिल है, ठीक है। नागौर उच्च भूमियां जो है वो इसके अंदर शामिल है, ठीक है। गोडवाड़ प्रदेश हो गया, शेखावाटी प्रदेश हो गया, घग्गर का मैदान हो गया और नागौर उच्च भूमि, ठीक है। तो ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है? गोडवाड़ प्रदेश, आंतरिक प्रवाह का मैदान, नमकीन झीलें और छप्पन का मैदान। तो देखो, छप्पन का मैदान जो है ना वो बांगर प्रदेश में शामिल नहीं है, ठीक है। बाकी के तीनों क्या है? बांगर प्रदेश के अंदर शामिल हैं। नेक्स्ट है कि नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में निम्न में से कौन सी है? औसत ऊंचाई 200 से 400 मीटर, 300 से 500 मीटर, 400 से 600 मीटर या फिर 100 से 200 मीटर। तो देखो, नागौरी उच्च भूमि की जो औसत ऊंचाई है ना वो कितनी है? 300 से 500 मीटर है, ठीक है। 300 से 500 मीटर है, ठीक है। अर्धशुष्क मैदान का जो भाग है नागौरी उच्च भूमि, देखो अर्धशुष्क मैदान को 4 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर जैसे घग्गर का मैदान हो गया, उसके बाद शेखावाटी अंत प्रवाह का क्षेत्र हो गया, फिर नागौरी उच्च भूमि और फिर लूनी नदी का गोडवाड़ प्रदेश और लूनी जवाई बेसिन, ठीक है। तो नागौरी उच्च भूमि की औसत ऊंचाई जो है वो 300 से 500 मीटर है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि घग्गर का मैदान स्थित है झुंझुनू व सीकर जिले में, जालौर व सिरोही जिले में, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में या फिर जैसलमेर या फिर बाड़मेर जिले में। तो देखो, घग्गर का मैदान जो है वो गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है, ठीक है। हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर नदी का जो मैदान है, प्रवाह क्षेत्र है, उसको नाली बोला जाता है, ठीक है, नाली बोला जाता है। उसके बाद बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो, अरे ये क्या टाइप हो गया, गोंडवाना लैंड है, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। गोंडवाना लैंड है ये, ठीक है। गोंडवाना लैंड के भाग हैं, उसका नाम क्या है? आबू पर्वत, विंध्याचल पर्वत, नाग पहाड़ या फिर अरावली पर्वत। तो देखो, राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं, ठीक है। क्या नाम है उनका? अरावली पर्वतमाला है, ठीक है। प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वतमाला है, ठीक है। किसका भाग है? ये भाग है गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। अगर बात करूं इसके युग की, तो प्री कैम्ब्रियन काल का यह माना गया है, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन काल, ठीक है। इसका युग, उत्पत्ति युग जो है वो प्री कैम्ब्रियन युग माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिण जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह स्थान कौन सा है? पालनपुर, आबू पर्वत, अरब सागर तल या फिर गोगुंदा। तो देखो, सुदूर दक्षिण जड़ यानी शुरुआत कहां से होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर तल, ठीक है। ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अरब सागर तल से जो है वो इसका उद्गम होता है, ठीक है। इसलिए अरब सागर को क्या कहा जाता है? अरावली का पिता कहा जाता है, ठीक है। अरावली का पिता किसको कहा जाता है? अरब सागर को जो है वो अरावली का पिता कहा जाता है, ठीक है। उससे जो है वो अरावली पर्वतमाला की जो है वो स्टार्ट होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है, यानी किस दिशा के अंदर जो है वो अरावली श्रेणियों की चौड़ाई जो है वो चौड़ाई बढ़ती जाती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या फिर पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो देखो, किस दिशा के अंदर जो है वो अरावली की चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे, देखो किस प्रकार है। देखो, राजस्थान जैसे अरावली जो है वो, ठीक है, एक बात बताता हूं मैं, इस प्रकार है, ठीक है। इस प्रकार जो है वो अरावली फैली हुई है। तो इसका क्या है कि चौड़ाई जो है वो किस तरफ बढ़ती जाती है? तो देखो, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चौड़ाई बढ़ती जाती है, ठीक है। यानी उत्तर पूर्व ये है, ठीक है, उत्तर पूर्व ये है, ठीक है, ये है दक्षिण पश्चिम।
तो क्या है, इस तरफ जो है वो यह संकड़ी है, उसके बाद इस तरफ जैसे-जैसे इस तरफ आते हैं, ठीक है, सिरोही उदयपुर की तरफ आते हैं, ठीक है, तो ये क्या करती है, बढ़ती जाती है, इसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है, और इस तरफ जो है वो ये कम चौड़ी है उत्तर पूर्व दिशा की ओर, ठीक है, लेकिन इस तरफ इसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है, यानी इसका जो दक्षिण पश्चिमी भाग है वो ज्यादा चौड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अरावली पर्वत का विस्तार है, मध्य प्रदेश के सीहोर से दिल्ली तक है, राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक है, ठीक है, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक है, या फिर उत्तर प्रदेश से आगरा से दिल्ली तक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक है, ठीक है। अरावली पर्वत का विस्तार जो है वो कहाँ से है, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक जो है वो अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात की सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है। देखो राजस्थान के अंदर इसका विस्तार है ना, वो कहाँ से है, ठीक है, वो खेड़ ब्रह्मा गुजरात की सीमा से लेकर, ठीक है, खेतड़ी तक, यानी राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई कितनी है। अगर बात करूं मैं अरावली की कुल लंबाई की, ठीक है, 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो राजस्थान के अंदर इसकी कितनी लंबाई है, 550 किलोमीटर है, ठीक है। राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर है, ठीक है। जैसे अरावली जो श्रेणी है वो क्या करती है, 9.1% भाग जो है वो स्थित है, ठीक है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9.1% भाग पर स्थित है, ठीक है। और अरावली पर्वतीय प्रदेश में राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। 692 किलोमीटर कुल लंबाई है, जिसके अंदर 550 किलोमीटर जो है वो कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का है कितना प्रतिशत है, 7.1%, 7.4%, 9.1% या फिर 13.2%। तो देखो अरावली पर्वतमाला जो है वो 9.1% भूभाग है, ठीक है। कुल क्षेत्रफल का, यानी राजस्थान के कुल जैसे 100% क्षेत्रफल है, उसके अंदर अरावली का भाग कितना है, 9.1% भाग पर जो है वो अरावली फैली हुई है, ठीक है, 9.1%। और इसके ऊपर 10% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसमें जो है वो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% भाग जो है वो निवास करता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल है 9.1% और जनसंख्या है 10%, ठीक है। नेक्स्ट है कि अरावली पर्वतीय पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है, प्री कैम्ब्रियन काल में, मिसोजोइक काल में, पेलियोजोइक काल में या फिर शिनोजोइक काल में, ठीक है। तो देखो अरावली पर्वत श्रेणी का विकास जो है वो अभी मैंने बताया कि प्री कैम्ब्रियन युग माना जाता है, ठीक है। काल कौन सा है इसकी उत्पत्ति का या फिर विकास का, तो वो प्री कैम्ब्रियन युग का माना जाता है, ठीक है। और अगर बात करूं कि यह किस प्रकार की चट्टानों से मिलकर बनी है, तो यह नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। नीस हो गया, सिस्ट हो गया और ग्रेनाइट चट्टानों से जो है वो मिलकर बनी हुई है, ठीक है। ग्रेनाइट चट्टानों से जो है वो अरावली पर्वतमाला मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, बाकी के अगले क्वेश्चन जो है वो हम अगले मॉडल पेपर में सॉल्व करेंगे।